हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9th का विज्ञान साइंस के 40 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके फाइनल परीक्षा होने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और अपना एग्जाम 2025 फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को, जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे जो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं बच्चों आपको इस वीडियो में हम आप लोगों को 40 सवाल को करवाएंगे जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल देख रहे हैं बच्चे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है सवाल कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है विस्थापन, भार, त्वरण, चाल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कहते किसको, सबसे पहले यह जानना होगा। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई परिमाण हो और जिसकी दिशा हो। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा गया कि निम्न में सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश है ना, कौन सी राशि इसमें अदिश है ये आपको बताना है। तो विस्थापन बच्चों ये सदिश राशि है ना, इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। भार भी आपका सदिश राशि है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, ये भी आपका सदिश राशि है। लेकिन चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि है। स्पीड जो है मेरे बच्चे ये क्या है, अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्त या इनमें से कोई नहीं। तो अचर चाल से जो गतिशील वस्तु होता है उसका दूरी समय ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस टाइप से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है। लेकिन यही चीज अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि चर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है, तो वो होता है कर्व बोल सकते हैं, वक्र बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पे आप लोग का सरल रेखा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओडोमीटर क्या मापता है। काफी लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके टेस्ट में भी ये सवाल पूछा गया। ओडोमीटर क्या मापता है, चाल को, दूरी को, समय को या औसत चाल को। तो ओडोमीटर जो बच्चे आपके बाइक में, गाड़ी में या फिर आपके कार में लगा होता है मीटर एक, है ना, उसमें दो चीजों को बताता है। एक तो कांटा होता है, एक क्या होता है, कांटा होता है जो बताता है कि आप कितना स्पीड चल रहे हो, है ना, कितना स्पीड चल रहे हो, 80 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, ये। और दूसरा जो है उसी में जो है कांटा के नीचे एक इस तरीके से मीटर लगा होता है जिसमें बताता है कि आप कितना दूरी तक चले हो, है ना, 45,000 चले हो, 20,000 चले हो, 30,000 चले हो, ये चीज यहाँ पे बताता है। यहाँ कुछ नंबर लिखे होते हैं। अब ये 2 मीटर हो गया। गाड़ी में कितने मीटर लगे होते हैं, 2 मीटर, एक ओडोमीटर और एक और स्पीडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर क्या मापता है, ये दूरी को मापता है। जी हाँ, जो आपके यहाँ पे दूरी बताता है कि आप कितना दूर चले हो, है ना, वो आपका ओडोमीटर मापता है। और स्पीडोमीटर जो कांटा होता है मेरे बच्चे, जो कांटा होता है ये बताता है कि आप कितने स्पीड चल रहे हो, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, 80 की स्पीड, 120 की स्पीड। ये क्या मापता है, ये चाल को मापता है। तो यहाँ पे दोनों सवाल से आप लोग का आंसर हो जाना चाहिए। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर ये क्या मापता है मेरे बच्चे, तो स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है ना, स्पीड को, यानी कि चाल को मापता है। याद रखेंगे इस चीज को, ओडोमीटर दूरी को मापता है, स्पीडोमीटर चाल को मापता है। दोनों सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों में से एक सवाल आप लोग के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आइए हम लोग 4 नंबर में बढ़ते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, है ना, किसका, फोर्स का, वर्क का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, बल का, कार्य का, त्वरण का, वेग का। तो
न्यूटन जो है किसका मात्रक है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो आप बोलना गुरुजी बल का मात्रक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब सवाल थोड़ा पलट देगा, बोलेगा बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, तो फटाक से बोल देना कि न्यूटन है, क्योंकि आप किस में पढ़ रहे हो? आप मिशन 2 पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको जैसा भी सवाल पूछ दे, चाहे सीधे पूछ दे चाहे घुमा फिरा पूछे, है ना, तो भी आंसर करके आना है मेरे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है, जितना भी 40 सवाल है 40 में 40 आपको नंबर उठाना है। बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? अब ये 40 में 40 आप नंबर कैसे उठाओगे? तो 40 में 40 नंबर उठाने के लिए हमारा चैनल पे जितना भी वीडियो आता है बच्चों, जितने भी सेट आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जितने भी सेट, लगभग हम 7 से 8 सेट आपको करवाएंगे, या फिर 8 से 10 सेट, है ना। पिछले बार हम 7 सेट करवाए थे और उसमें बच्चे काफ़ी अच्छा किए थे। हम इस बार 8 से 10 सेट करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी सेट को, जितने भी सेट आएंगे वो सभी सेट को देखना। बता देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं, ऐसा नहीं कि रटवाने वाला काम करते हैं, एक्सप्लेनेशन करके, समझा करके, ठीक है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे ही आपका 9th का वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सभी सब्जेक्ट का तैयारी होगा मेरे बच्चे, सभी सब्जेक्ट का, तो टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में कौन सही है? कार्य बराबर बल इंटू समय, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अगर देखें ना, तो कार्य का जो सूत्र है, वर्क का जो है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। कार्य का जो सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, याद रखेंगे, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, और एक सवाल आप लोग कमेंट करके बताना कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। मैं पिछले वाले कोई वीडियो में बताया था आप लोगों को, अगर देखे होंगे तो आप लोग जरूर बताएं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। और इसका ट्रिक भी बताए थे हम, है ना, शक्तिमान और क्या बताए थे, काजू वगैरह कुछ बताए थे, है ना। चलो, अब यही सवाल थोड़ा सा पलट सकता है, बोलेगा बल इंटू विस्थापन क्या होता है, ठीक है। बल इंटू विस्थापन खाली स्थान, तो बराबर खाली स्थान, तो क्या करोगे? कार्य वहां लिख दोगे, है ना। तो घुमा फिरा के यहाँ पे लिख सकता है, ऐसा भी बोल देगा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो कार्य कहते हैं। तो देखो, टेढ़ा मेढ़ा सब तरीके से सवाल पूछ सकते हैं मेरे बच्चे, तो आपको सभी तरीके से अलर्ट रहना है। चलो, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ज, मीटर, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है, ये आपका हर्ज है, याद रखेंगे। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, कैसी होती है? यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अंशतः अनुप्रस्थ और अंशतः अनुदैर्घ्य, कभी अनुप्रस्थ और कभी अनुदैर्घ्य। तो वायु में जो ध्वनि की तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आवृत्ति, है ना, और तथा तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा वाले तरंग का चाल दी गई है, तो भी दी गई है, तो संबंध क्या होगा? इसको तो हम शायद पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भी बराबर क्या होता है? n इंटू लैम्डा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ध्वनि का श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है। श्रव्य ध्वनि, देखो, ध्वनि के प्रास 3 तरीके से होते हैं मेरे बच्चे, मैं तीनों तरीका बताता हूँ। यहाँ पे श्रव्य ध्वनि का जो प्रास होता है वो होता है 20 से 20,000 हर्ज तक। 20 से 20,000 हर्ज कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखो, 3 तरीके का श्रव्य ध्वनि होता है, मैं बता देता हूँ। एक होता है अवश्रव्य, थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम लोग, है ना। पहला होता है अवश्रव्य, दूसरा होता है आपका श्रव्य ध्वनि, श्रव्य, और तीसरा होता है प्राश्रव्य, ठीक है। मैं तीनों का प्रास बता देता हूं, आप लोग का एग्जाम में कोई भी प्रास आए तो आप लोग बता देना, ठीक है। देखो, अवश्रव्य जो होता है बच्चों, वो होता है 0 से 20 हर्ज तक। कितना होता है? 0 से 20 हर्ज तक, कोई दिक्कत नहीं। और श्रव्य ध्वनि जो होता है बच्चों, 20 से 20,000 हर्ज तक, हजार को हम के से भी लिख सकते हैं ना, तो 20,000 हर्ज तक। उसके बाद फिर प्राश्रव्य जो होता है, ये आपका होता है 20,000 से अधिक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ठीक है। आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो सही तरीके से करो, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अवश्रव्य है तो आपको 0 से 20 हर्ट्ज तक करना, श्रव्य ध्वनि जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और प्राश्रव्य जो ध्वनि होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। अब देखो,
अवश्रेय जो ध्वनि होता है बच्चों, इतना कम साउंड होता है ना, ये साउंड का है, ठीक है, ये इतना कम साउंड होता है कि हम लोग इस आवाज को नहीं सुन सकते। 0 से 20 हर्ट्ज तक के अगर कोई साउंड है तो हम लोग नहीं सुन सकते। चूहा बिल्ली सुनता है, आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, तनी सुन भी एकदम खट से आवाज करेगा ना, चट से, या फिर आपका सांस भी अगर जोर से लेंगे ना तो एकदम चूहा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम साउंड को वो सुन लेता है। बिल्ली भी है ना, बिल्ली, चूहा, ये सारी चीज, कुत्ता, ये सब बहुत ही कम साउंड को सुन लेता है। और श्रव्य जो ध्वनि होता है बच्चों, ये एक मानव जो होता है ये श्रव्य ध्वनि सुनता है, यानी कि 20 से और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है एक मानव। याद रखिएगा, यहाँ पे श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और बोलेगा कि एक मानव कितने प्रास तक की ध्वनि को सुन सकता है, तो बोलना कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। याद रखेंगे। और प्रायस्वरीय ध्वनि को बच्चों हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये सोनोरस में काम होता है। समुद्र वगैरह तल की गहराइयों को नापने के लिए ये प्रायस्वरीय ध्वनि का यूज होता है। वहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से अधिक साउंड होता है, मतलब इतना ज़्यादा तीखा आवाज़ होता है जिससे अगर इस आवाज़ को आप सुनेंगे तो बहरे हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, इस तरीके का अगर आपको पढ़ाएंगे हम तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार नीचे कमेंट करो, जल्दी से वीडियो को रॉक करके और कमेंट करो कि हाँ सर इस तरीके से समझाइए, ताकि एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो हमें। अगला सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है मेरे बच्चे? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा कि मास ऑफ अर्थ जो होता है ना, वो होता है 6.0 इंटू 10 का पावर 24 kg। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ये इतना द्रव्यमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। याद करने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है 0, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी वस्तु को अगर हम ले जाएंगे तो उसकी जो भार हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। तो 20 kg का बालक हो जाए या 50 kg का बालक हो जाए, कितनों kg का बालक हो जाए, अगर पृथ्वी के केंद्र पर उसको हम लोग मेजर करेंगे तो वो कितना बताएगा? 0 kg बताएगा, है ना, 0 बताएगा, 0 बताएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, दाब डैश राशि है। दाब कैसी राशि है मेरे बच्चे? ठीक है, प्रेशर इज क्वांटिटी, कैसा है क्वांटिटी इसका? वेक्टर है, स्केलर है, बोथ है, या इनमें से कोई नहीं है, है ना? अदिश राशि, सदिश राशि, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दाब जो है ना बच्चे, ये आपका अदिश राशि है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है। याद रखेंगे। जड़त्व का गुण किस में होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का जो गुण होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है प्रत्येक वस्तु में। याद रखिएगा, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। और न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो गैस में होता है भाई, तो यहाँ पे ठोस में जो हो जाएगा, इसमें अणुओं की ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, है ना। और आप ध्यान रखेंगे, आप लोग जब पढ़े होंगे ये क्या बोलते हैं उसको, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, ये वाले चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को पता होगा कि ठोस के कण जो होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं, गैस के कण मीडियम में होता है, और गैस बोलते हैं, द्रव का जो होता है मीडियम में होता है, और जो आपका गैस होता है उसके जो कण होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो ठोस के जो कणों के आकर्षण बल ज़्यादा होता है, क्योंकि सटे सटे कण है ना भाई, सटे सटे, तो इसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। और द्रव का तो जल्दी पूछता नहीं है, ये मीडियम में होता है। और गैस का जो आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं दूर भागते हैं एक दूसरे से, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। देखो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरीके का सवाल पूछेगा आपका। देखो सेल्सियस से आपको किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है मेरे बच्चे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम आप लोगों को बताएंगे, पहले सिखाएंगे कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बाद आप इसका आंसर करना, ठीक है। देखो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए मेरे बच्चे आपको बस एक नंबर याद रखना। बोले सर कौन सा गुरुजी, कौन सा नंबर? तो याद रखना कि 273। कितना नंबर याद रखेंगे? 273। अब देख रहे हो, बताओ यहाँ पर सी बड़ा या के बड़ा? तो बोलेंगे गुरुजी के बड़ा है, क्योंकि के बाद में आता है तो बड़ा है, और सी क्या है? छोटा है, क्योंकि के से पहले आता है। तो छोटा से जब बड़ा की तरफ जाओगे मेरे बच्चे, यानी सेल्सियस से जब केल्विन की तरफ जाओगे तो क्या करोगे? देखो छोटा, अगर ये छोटा है, सी छोटा है, अब बड़ा की तरफ ले जाओगे तो क्या करोगे? 273 को ऐड कर देना, 273 को क्या कर देना? जोड़ देना। बात समझ में आया? और अगर केल्विन से सेल्सियस की तरफ आना है तो के क्या है? बड़ा है, सी क्या है? छोटा है। तो बड़ा से जब छोटा की तरफ आओगे, बड़ा को छोटा करना चाहोगे तो क्या करोगे? 273 को माइनस कर दोगे।
घटा दोगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि सेल्सियस से केल्विन की तरफ आपको 273 को ऐड कर देना है और केल्विन से सेल्सियस की तरफ आने के लिए आपको 273 को लेस कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल क्या था कि 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, इसका मतलब 273 को हम ऐड कर देंगे। तो 10 था, 273 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अरे कैसे जोड़ रहे हैं हम, 273 को ऐड करो तो 3 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 283 हो जाएगा मेरे बच्चे, 283 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तो याद हुआ कि सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे तो हम 273 को ऐड कर देंगे, केल्विन से सेल्सियस की तरफ आएंगे तो 273 को लेस कर देंगे, घटा देंगे। अगला सवाल देखो बाबू, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है, अनिश्चित पूछ रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिफिनाइट इन लिक्विड, है ना, तो घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव में कौन अनिश्चित होता है, तो आकार अनिश्चित होता है मेरे बच्चे, है ना। अगर हम इसको एक बाल्टी में अगर डाल देंगे तो ये बाल्टी आकार का हो जाएगा, अगर हम इसको एक ड्राम में डाल देंगे तो ये ड्राम आकार का हो जाएगा, अगर इसको हम कटोरा में डाल देंगे तो कटोरा आकार का हो जाएगा, इसको हम खुला जोड़ देंगे तो बह जाएगा। मतलब इसका आकार जो होता है ना अनिश्चित होता है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। बात समझ में आया, हाँ सर। इसका घनत्व तो सेम रहेगा, है ना, आयतन सेम है ना, बाकी आकार चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। जल के एक अणु, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, है ना। एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है भार का अनुपात, है ना। तो देखो हाइड्रोजन का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन है बाबू, तो 2 है, तो 2 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है मेरे बच्चे, तो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 16। अगर हम इसको काटना चाहे तो 2 1 का 2, 8 दूनी 16, यानी कि 1:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:8। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो बच्चों, जितना आपका परमाणु संख्या होता है उसी का लगभग डबल में आपका द्रव्यमान होता है उसका। आप लोग को याद किए होंगे, आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो, है ना। और मेरे बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं, इस बार तो चलो पार हो गया 9th क्लास, लेकिन 10th क्लास में अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग को बहुत ही एकदम शानदार तरीके हम तैयारी करवाएंगे, जैसे अभी क्लास 10th का चल रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, क्लोरीन कितना नंबर पे आता है मेरे बच्चे, तो ये आपका 17 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, है ना, तो आपको पता है इसका 4 कक्ष होता है, KLMN, है ना। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, पहला घर में 2, दूसरा घर में 2, 8 हो जाएगा, 8 ही रह सकता है इसमें, L में, है ना, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। और तीसरा घर में 8 2 हो गया 10, 7 बच गया, तो M में आपका 7 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 7। कितना हो जाएगा, 2 8 7। 2 8 7 कहाँ पर है, तो 2 8 7 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं समस्थानिक में, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। एक तत्व के में समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। देखो द्रव्यमान पूछा है यहाँ पे, परमाणु का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दी है। तो परमाणु द्रव्यमान का एक फार्मूला होता है मेरे बच्चे, है ना, याद रखेंगे। द्रव्यमान का जो है, परमाणु द्रव्यमान का एक फार्मूला होता है N+P, है ना, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 18 दिया हुआ, और प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। तो 17 और 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। जब भी इस तरीके का परमाणु संख्या निकालने रहेगा और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया रहेगा, तो आप क्या करना, दोनों को जोड़ देना, है ना। और ये भी याद रखेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बराबर रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लिखा रहेगा ना, तो आप प्रोटॉन उसको मान लेना, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखेंगे, है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो ये आपका प्रोटॉन का, है ना। केनाल किरणें किसका पुंज है, तो ये प्रोटॉन का किरण पुंज है। अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का संबंध किससे है, मृदा अपर्दन से, वर्षा से, चट्टानों के अपक्षय से, जल जमाव से। तो अतिचारण का जो संबंध है मृदा अपर्दन से, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का सतह पर कितना जल पाया जाता है, कितना जल पाया जाता है, तो 70%, है ना। पृथ्वी पर कितना, लगभग 3 हिस्सा, है ना, 3 हिस्सा अगर हम देखें तो यहाँ पे 70% आ जाएगा। आगे देखते हैं लोग, आवोगाड्रो की संख्या का मान होता है, आवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है। देखो याद रखिएगा, इसका
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ को आप लोगों को, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, अवोगाड्रो की संख्या, है ना, याद रखेंगे सब। तो 25 नंबर का आपका इसमें ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अवोगाड्रो की संख्या है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है ना, लॉलीपॉप वाले सर ना लॉलीपॉप वाले सवाल लाते हैं ना। तो H2O, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कहाँ पे? ऑप्शन 1। आगे देखते हैं हम लोग, पेचिस का रोग कारक जीव है, पेचिस का रोग कारक जीव है, कौन सा है? तो जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रजीव। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का जीवाणु हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक संक्रमक रोग है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। तो इसमें संक्रमक रोग देखें तो हैजा है। हैजा क्या है? संक्रमक रोग। अब बोलेंगे गुरुजी संक्रमक रोग किसको कहते हैं? संक्रमक रोग उसको कहते हैं जो एक दूसरे से फैलता है। एक दूसरे क्या होता है? फैलता है, चाहे उसके शारीरिक टच से, चाहे जैसे भी, अगर एक दूसरे के आसपास आते हैं तो वो फैलता है हैजा। जिस प्रकार सर्दी भी एक तरीके से वायरस है ना, कि अगर एक घर में एक का सर्दी होता है तो उसके बाद लाइन बाय लाइन सभी घर सर्दी हो जाता है, तो वो क्या एक तरीके से संक्रमक रोग है। तो इसी प्रकार हैजा भी क्या है? संक्रमक रोग है। ठीक है, बाकी ये सब संक्रमक नहीं है। कैंसर अगर किसी को होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बगल वाला भी कैंसर हो जाएगा। हृदय रोग होता है ना, तो ये भी जरूरी नहीं है कि बगल वाला को हो जाएगा। ठीक है, तो हैजा जो है ना ये संक्रमक रोग है, एक दूसरे फैलता है ये। आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? भैया कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया। ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? अगर बोला जाए कोशिका का रसोई घर अगर पूछा जाए मेरे बच्चे, तो आप क्या बोलोगे? हरित लवक बोलोगे, है ना। और अगर पूछा जाए कि बिजली घर किसे कहा जाता है कोशिका का, तो भी आप याद रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को जो हम एक्स्ट्रा चीज बताते हैं ना, कम से कम लिख लिया करो आप लोग, ठीक है, कॉपी में, तो बेस्ट होगा वो चीज। आगे बढ़ते हम लोग, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाले जो झिल्ली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। और यही चीज अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि जंतु कोशिका के चारों तरफ जो पाई वाली झिल्ली उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भित्ति एक एक्स्ट्रा में होता है, ठीक है, यहाँ पे पादप में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है? तो ये लगभग 2 लाख गुना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर, देखो ये सवाल अभी हम लोग करवा दिए। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? बिजली घर, ऊर्जा घर, ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप का रसोई घर, देखो ये भी सवाल अभी हम करवाए थे, किसको कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है पादप का रसोई घर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया है, तो जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया था इसमें से? अगर देखें कौन से वैज्ञानिक, ठीक है, तो इसमें जो किया था ना ये पुरकिंजे किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? वार्षिक वलय यानी कि गोल, है ना। तो ये किस कारण से? पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण, है ना, पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स जो है किसके कारण पाए जाते हैं? ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? तो जाइलम में, फ्लोएम में, वस्योत्तक में, पेशियम में। तो ट्रैकिड्स जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है आपका जाइलम में, याद रखेंगे। देखो पादप का जो है ना पेड़ पौधे के 2 वाहन उत्तक है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है? जड़ से, जमीन से खनिज, लवण, पानी उन्हीं पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्ती में जो बना भोजन है वो अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। तो ये सब चीज को आप याद रखेंगे। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, हरित लवक, अंतरकोशिकीय चट्टानी पट। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा स्क्लेरिड्स, है ना। मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। चलिए अब 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? तो जाइलम और फ्लोएम भी बताए थे, वाहन उत्तक है। कहाँ है वाहन उत्तक? वाहन उत्तक ये देखिए, संवहन उत्तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। रंध्र के क्या कार्य हैं? तो ये गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन, दोनों, हाँ दोनों हो जाएगा, है ना। गैस का आदान प्रदान भी करता है, वाष्पोत्सर्जन भी करता है, तो दोनों हो जाएगा। रंध्र के क्या कार्य हैं? तो ए और बी दोनों। स्टोमेटा का कार्य। अब देखो लास्ट सवाल बचा हुआ मेरे बच्चे, 40 सवाल, ठीक है। और इस 40 सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 9th क्लास में बच्चे अगर आपको चाहिए कि 2025 की तैयारी करना है तो एक बार लिखना तैयारी 2025 की, नीचे जरूर लिखना एक बार, क्लास 9 2025 ये जरूर लिखना आप लोग, ठीक है। इतना लिखते हो तो मुझे लगता है नहीं बच्चे पढ़ना चाहते, बच्चा एक्टिव है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आप जो हम आज आप लोगों को करवाएं सेट 1 करवाएं आज, है ना, ऊपर में लिखा भी था सेट 1। इसके बाद जो है आप लोगों का सेट 2 आएगा,
है ना, साइंस का, और सभी सब्जेक्ट का लगभग 8 से 10 सेट करवा देंगे बच्चों। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भी सेट आता है आप सभी सेट को देखना। ठीक है, और इसीलिए देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को दबा लेना, ताकि हमारा जैसे ही सेट 2 आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और फटाक से आप लोग देख लेंगे। कभी भी मेरे बच्चे कल पर मत टालना, जैसे वीडियो अपलोड होता है देख लो, टाइम निकाल लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाओ और एकदम इत्मीनान से पहले उसको देख लो। ठीक है, अगर आप लोग सोचोगे कि नहीं अरे आज सर अपलोड किया ना, कल देख लेंगे, कल संडे है ना, कल देख लेंगे, तो ये अगर करोगे मेरे बच्चे तो आप फंस जाओगे। इसलिए जब अपलोड होता है तब आपको देखना है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट की तैयारी करना है और लगभग 8 से 10 आप लोग सेट हम करवाएंगे। हाँ, तो आप लोग आज सेट 1 करवाए हम, कल फिर सेट 2, इसके बाद सेट 1 है आज, फिर सेट 2 आएगा, फिर सेट 3 आएगा, इस तरीके से आपका आते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अब यहाँ पर क्या है, वह ऊतक जो हमारे शरीर में, हाँ, और इस चीज़ के लिए ना बच्चे आपका प्लेलिस्ट बना देंगे हम। ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट चेक करने किसको इसको आता है एक बार कमेंट करना, नहीं आता है तो बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे और वहाँ पे आप लोग साइंस वाला का देखना रहेगा, तो साइंस में एक बार क्लिक करोगे ना तो उसके बाद लाइन 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 से सारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर मैथ में देखना चाहोगे तो मैथ का सब लाइन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट जिस तरीके से पिछले बार किए थे उसी तरीके से आप लोग अभी प्लेलिस्ट बना देंगे। चलिए अगला सवाल, वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो कौन करता है इसमें, एपिथेलियम, वसीय ऊतक। वसा का कौन करेगा भाई, वसा का संचय तो वसीय ऊतक करेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये था आप लोग का 1 से लेकर 40 तक सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये 40 सवाल क्या 50 से 60 सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ को व्याख्या करके बताएं, एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बताएं। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है मेरे बच्चे तो एक बार नीचे कमेंट करना प्यारा सा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।